पाकिस्तान और हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद अनाज की कमी का सामना था। हिंदुस्तान की सरकार ने गरीब लोगों के लिए सस्ता अनाज देना शुरू किया। जैनब भाई जो पहले से ही परेशान थी रोज़गार की वजह से, अपने बच्चों की परवरिश, उनके खाने पीने की वजह से, वो अनाज खरीद कर वो स्टॉक कर लेती गोदामों में और जब ज़रूरत होती तो उन्हें ब्लैक में फ़रोख्त किया करती थी। आज़ादी के बाद आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता गया। फिर किसी जगह पर जैनब भाई की मुलाकात उस दौर के एक बड़े गैंगस्टर वर्धा राजन उर्फ वर्दा भाई से होती। 12 साल की उम्र में जैनब भाई ने महात्मा गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आज़ादी की तहरीक में हिस्सा लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आप देख रहे हैं क्राइम वॉच विद आमिर मिर्ज़ा। महात्मा गांधी के साथ 12 साल की उम्र में कंधे से कंधा मिलाकर अंग्रेज़ों के खिलाफ आज़ादी की तहरीक चलाने वाली जैनब भाई आज़ादी के बाद हिंदुस्तान की पहली माफिया क्वीन लेडी डॉन या अंडरवर्ल्ड रानी कैसे बनी? क्या वो वाकई इतनी पावरफुल थी कि उस दौर के बड़े बड़े डॉन हाजी मस्तान, करीम लाला और दाऊद इब्राहिम जैसे बेताज बादशाह उसकी चौखट पर सलाम किया करते थे? यही नहीं बल्कि जुराइम की दुनिया के इन बेताज बादशाहों पर आने वाली मुसीबतों, परेशानियों और लड़ाई झगड़ों की मांड वाली भी यानी कि सेटिंग जैनब भाई करवाया करती थी। जैनब भाई अपनी दानिशमंदी, तेज तरारी और पंचायती होने के साथ साथ पुलिस और दीगर सरकारी इदारों के साथ सेटिंग में भी महारत रखती थी। यही वजह थी कि हाजी मस्तान और करीम लाला जैसे बड़े डॉन उसको आपा और दाऊद इब्राहिम जैसा बेताज बादशाह उसको मौसी कहकर बुलाता था। जी हाँ, जैनब भाई उसके बारे में आपको बताऊं कि वो 1920 में मुंबई के इलाके डोंगरी में एक गरीब घराने में पैदा हुई। उसका नाम जैनब था। 12 साल की उम्र में जैनब भाई ने महात्मा गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आज़ादी की तहरीक में हिस्सा लिया। नारेबाजी का बहुत शौक हुआ करता था। हर तहरीक में ये जाया करती थी। 14 साल की उम्र में जैनब की शादी कर दी गई। उसके बाद भी जैनब ने तहरीक में हिस्सा लेना ना छोड़ा और कहते हैं इस बात पर कई मर्तबा वो अपने खावन मोहम्मद शाह दरवेश के हाथों पिटी भी। मार कुटाई के बावजूद जैनब ने तहरीक में हिस्सा लेना ना छोड़ा। वो तहरीक के लिए बराबर महात्मा गांधी के पीछे खड़ी रहती जाती, बल्कि उसका खामन मोहम्मद शाह दरवेश उसके इस तहरीक में हिस्सा लेने और गैर मजहब के लोगों को सपोर्ट करने पर बहुत गुस्सा किया करता था। ये मार कुटाई का सिलसिला मुसलसल जारी रहा। बिलाखिर 1947 में जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान आज़ाद हो गए, उसके बाद जैनब के खावंद मोहम्मद शाह दरवेश ने उसको कहा कि हम पाकिस्तान हिजरत करते हैं, लेकिन जैनब पाकिस्तान जाने के लिए राज़ी नहीं थी। उसका ये कहना था कि मैंने आज़ादी की जंग इसलिए नहीं लड़ी कि मैं आज़ादी लेकर पाकिस्तान चली जाऊं, मैं भारत में ही रहूंगी। जिसके बाद मोहम्मद शाह दरवेश जैनब बीबी और अपने 5 बच्चों को छोड़कर खुद पाकिस्तान चला गया। जैनब बीबी 5 बच्चों के साथ डोंगरी के इलाके में एक किराए के मकान में रिहाइश पजीर थी। उसके लिए बच्चों की परवरिश करना इंतहाई मुश्किल था। कोई ज़रिया माश नहीं था। उसने छोटे मोटे काम शुरू किए। काम करके वो अपना और अपने बच्चों का पेट पालती। पाकिस्तान और हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद अनाज की कमी का सामना था। हिंदुस्तान की सरकार ने गरीब लोगों के लिए सस्ता अनाज देना शुरू किया। जैनब भाई जो पहले से ही परेशान थी रोज़गार की वजह से, अपने बच्चों की परवरिश, उनके खाने पीने की वजह से। अच्छा, जैनब भाई के बारे में आपको बताऊं, तेज तरार तो वो थी, कुछ तल्लुकात भी थे उसके। अब इन सारी चीज़ों को और अनाज की कमी को देखते हुए जैनब भाई ने क्या किया, कुछ पुलिस और दीगर सरकारी इदारों के साथ मिलकर सरकारी सस्ता अनाज खरीदना शुरू कर दिया। वो अनाज खरीद कर वो स्टॉक कर लेती गोदामों में और जब ज़रूरत होती तो उन्हें
ब्लैक में फ़रोख्त किया करती थी। इस तरह से जैनाबाई का ब्लैक का धंधा अनाज में अच्छा खासा चलना शुरू हो गया। उसका और उसके बच्चों का गुज़र-औक़ात होना शुरू हो गया। जैनाबाई ये काम जब करती थी, उस दौर में वहाँ पर छोटे मोटे गैंग्स हुआ करते थे, गुंडे बदमाश वो तंग किया करते थे। अब उनको काउंटर करने के लिए जैनाबाई ने अपना एक गैंग बना लिया। कोई इलाके के नौजवान लड़के अपने साथ शामिल कर लिए। अगर उसको जैनाबाई को कोई तंग करता था तो ये लड़के उन्हें जवाब दिया करते थे, उसके सामने खड़े होते थे, यानी कि जैनाबाई की ताकत बनकर उसके सामने आए थे। काफ़ी अरसे तक जैनाबाई अनाज की स्मगलिंग या ब्लैक कह लें उसका धंधा करती रही। इस सिलसिले में जब हुकूमती इदारों को शिकायत भी मिली और कई दफ़ा उन्होंने जैनाबाई के मुख्तलिफ ठिकानों पर रेड भी किया, लेकिन उनके पास कोई स्टॉक ना था, उनको ना मिल सका, जिसकी वजह से जैनाबाई बचती रही। आज़ादी के बाद आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुज़रता गया। फिर किसी जगह पर जैनाबाई की मुलाकात उस दौर के एक बड़े गैंगस्टर वर्धा राजन उर्फ वर्धाबाई से होती है। वर्धाबाई के साथ उसकी मुलाकातों का सिलसिला जारी रहता है और इन मुलाकातों के दौरान जैनाबाई अपने कारोबार को, काम को, धंधे को बढ़ाने के लिए वर्धाबाई से मशवरा करती है। तो वर्धाबाई उसको मशवरा देता है कि तुम डोंगरी में शराब का धंधा शुरू कर दो। पहले तो जैनाबाई मना करती है कि नहीं, मैं एक मुसलमान हूँ और शराब का धंधा मैं नहीं कर सकती और ना मैं ये करूँगी। लेकिन बाद अज़ां वर्धाबाई उसको कन्विंस कर लेता है और उसको शराब का धंधा करने पर राज़ी करके शराब का धंधा शुरू करवा देता है। अब डोंगरी के बहुत सारे घरों में ख़ासकर ख़वातीन देसी शराब तैयार करना शुरू हो गई। जैनाबाई ने शराब की फैक्ट्रियां लगा ली, घरों मुख्तलिफ कई घर घर में फैक्ट्री लग गई। अब वो शराब फ़रोख्त करना शुरू कर दी, जिसके बाद ज़ैनब उर्फ जैनाबाई दारू वाला के नाम से मशहूर हो गई और इस कदर मशहूर थी कि पूरे मुंबई में उसकी शराब सप्लाई हुआ करती थी। वर्धा राजन जो उस दौर में बड़ा राजन और वर्धा भाई के नाम से मशहूर था, उसका ताल्लुक या साझा कारोबार उस दौर के टॉप के डॉन हाजी मस्तान और करीम लाला के साथ था। ये तीनों उस दौर में मुंबई के मुख्तलिफ इलाकों में नाजायज़ कारोबार किया करते थे। वर्धा राजन ने जैनाबाई को हाजी मस्तान के साथ मिलाया। हाजी मस्तान के साथ और करीम लाला के साथ जैनाबाई की मुलाकातों का सिलसिला चलता रहा। बहुत ही कम अरसे में जैनाबाई ने हाजी मस्तान और करीम लाला समेत और जो दीगर गैंगस्टर थे उनके सामने अपनी धाक बिठा ली। अब मेन वजह क्या थी कि जैनाबाई क्यों इस तरह से पेनिट्रेट कर रही थी गैंगस्टर्स में, अंडरवर्ल्ड में। जैनाबाई के ने जब ब्लैक मार्केटिंग का काम शुरू किया था, उस वक्त फिर दारू का काम, शराब बनाने का काम शुरू कर दिया। जैनाबाई के ताल्लुकात पुलिस और दीगर सरकारी इदारों में अच्छे खासे हो गए थे। वो उसकी बात सुनते थे। बात क्या सुनते थे? पैसा चलता था, सबको पैसे दिया करती थी, सेटिंग थी उसकी, जिसकी वजह से उसकी बात भी माना करते थे। अच्छा, उस दौर में एक चीज़ बहुत अहम होती थी कि अगर आप पुलिस या दीगर अपना कोई इदारे हैं, उनके इन्फॉर्मर यानी कि मुखबर बन जाएं तो आपको बड़ी छूट हुआ करती थी। आप किसी भी दूसरे गैंग की, किसी ब्लैक मार्केटिंग की या और कोई गैर कानूनी काम की इंफॉर्मेशन अगर किसी इदारे को देते हैं तो उसके अगेंस्ट आपको बहुत बेनिफिट मिला करता था। अब जैनाबाई के बारे में जो बताया गया है कि जैनाबाई ने जब दारू का धंधा शुरू किया तो उसके बाद वो एक दफ़ा पकड़ी भी गई और जब पकड़ी गई तो वो उस दौर के सरकारी अफसरान की मुखबर भी बन गई थी। वो मुखबर के तौर पर इस्तेमाल होती रही क्योंकि गैंग में उस दौर का वर्धा राजन, हाजी मस्तान और करीम लाला ये उस टाइम टॉप के गैंगस्टर थे। इनका बड़ा नाम था अंडरवर्ल्ड
डॉन के यही 3 नाम हुआ करते थे। इसके अलावा छोटे मोटे बेशुमार होते थे जो इनकी छतरी के तले काम किया करते थे। अब इनके मुतल्लिक जैनाबाई को इंफॉर्मेशन बहुत होती थी। अब वो समटाइम हाजी मस्तान के कहने पर, करीम लाला के कहने पर, बड़ा राजन के कहने पर उनके जो मुखालिफ छोटे मोटे गैंग्स ऑपरेट होते थे उनके बारे में इंफॉर्मेशन पुलिस को दे देती थी। पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करती और उसके अगेंस्ट जैनाबाई को बेनिफिट भी फराहम किया करती थी। बेनिफिट किस उसमें फराहम किया करती थी कि जैनाबाई की मर्जी के जो लोग जो दूसरे गैंग्स के थे जहाँ से उसको इन्फॉर्मेशन पास होती थी उन्हें वो फेवर लेकर दिया करती थी। इसी तरह सिलसिला चलता रहा। एक वक्त ये भी आया कि हाजी मस्तान और करीम लाला इनको कोई प्रॉब्लम, कोई मुश्किल, कोई झगड़ा इनका होना तो उसकी मांडवाली के लिए वो जैनाबाई की खिदमत लिया करते थे। उसके दर पे जाते, उसको सलाम भी ठोकते, उसकी इज्जत भी किया करते थे और उससे अपने मामलात भी सुलझाने की कोशिश करते थे। अच्छा, एक सबसे अहम बात आपको बताऊं, दाऊद इब्राहिम जो आज भी हिंदुस्तान क्या कई मुल्कों के लिए दर्द सर है और अंडरवर्ल्ड की दुनिया का बेताज बादशाह है। जैनाबाई दाऊद इब्राहिम की मोहल्लेदार भी थी। दाऊद इब्राहिम के बड़े यानी कि उसके वालिद, उसकी वालदा, उनके साथ जैनाबाई के बड़े अच्छे मरासम थे। दाऊद इब्राहिम जैनाबाई को मौसी कहता था। दाऊद इब्राहिम ने जब अंडरवर्ल्ड की दुनिया में कदम रखा तो उसके बाद उसने बहुत से ऐसे काम किए जिनकी सपोर्ट जैनाबाई ने की। एक आपको बड़ा दिलचस्प वाक़या बताऊं, ये जो बड़े बड़े डॉन्स आज जिन्हें तारीख़ में याद किया जाता है या जिन्होंने एक तारीख़ रकम कर रखी है, हाजी मस्तान, करीम लाला जैसे। हाजी मस्तान ने कुछ 70s के बाद जब हाजी मस्तान को एक दफ़ा गिरफ़्तार किया गया और उसके बाद उसको छोड़ा इस शर्त पे गया कि वो अपने जितने भी गैर कानूनी धंधे हैं उनको छोड़ के कोई सीधा सही काम शुरू कर देगा। गवर्नमेंट ने उसको छोड़ा इसी शर्त पे था और ये भी उसको डराया धमकाया भी गया था कि अगर बाहर जाके उसने उल्टे सीधे काम जारी रखे तो फिर उसकी खैर नहीं। हाजी मस्तान जब रिहा होकर बाहर आता है, गालबन कोई मेरे ख्याल 1977 की बात बताते हैं, तो वो बड़ा परेशान होता है। घर बैठा होता है, एक दिन अपनी मर्सिडीज बेचता है ज़ैनब उर्फ जैनाबाई दारूवाला के घर। जैनाबाई उसको पैगाम मिलता है, वो उसकी मर्सिडीज में बैठकर हाजी मस्तान के घर जाती है। हाजी मस्तान परेशानी के आलम में सिगरेट पर सिगरेट पी रहा होता है। हाजी मस्तान के बारे में बताऊं कि वो 555 के सिगरेट पिया करता था, सफ़ेद रंग का उसका लिबास होता था और सफ़ेद रंग की उसने मर्सिडीज रखी हुई थी। जैनाबाई उसके घर जाती है, जाके पहले चाय का एहतमाम किया जाता है, फिर खाने का एहतमाम किया जाता है। इस दौरान जैनाबाई बिल्कुल महसूस कर रही है कि हाजी मस्तान किसी परेशानी में है और अभी तक उसने खाना भी खा लिया, चाय भी पी, गुफ्तगू भी की, लेकिन अपनी परेशानी का बयान नहीं किया। तो जैनाबाई उससे पूछती है कि हाजी साहब मामला क्या है, परेशानी क्या है? तो हाजी मस्तान कहता है, आपा मैं इस वजह से परेशान हूँ कि मुझे सरकार ने इस शर्त पर रिहाई दी है। मैं कोई सीधा साधा काम करना चाह रहा हूँ, उसके लिए मैं रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी के काम को शुरू करना चाहता हूँ। उसके लिए मैं एक एम्पायर, मुंबई का एक इलाका है वहाँ पर कोई जगह थी उसकी, वहाँ पर कोई एम्पायर खड़ी करना चाहता हूँ ताकि मेरी ये उल्टे सीधे कामों से जान छूट जाए और मैं सीधा धंधा शुरू कर दूँ। वहाँ पर उसकी जगह पर कोई चिलास नामी कोई बरादरी थी, गैंग था या गैंगस्टर थे, वो बहुत तगड़े होते थे। उन्होंने अरसा दराज से कब्जा किया हुआ था, वो उसको छुड़वाना चाह रहा था। उसके लिए उसने जैनाबाई से कहा कि मुझे बताओ मैं इसके लिए क्या करूं। अच्छा, जैनाबाई ने कहा कि एक कागज़ पेंसिल मंगवाए। उसने कागज़ पेंसिल मंगवाया तो जैनाबाई ने एक लाल रंग की पेंसिल थी, उससे एक कागज़ पे लकीर खींच दी
और हाजी मस्तान को कहा कि इस लकीर को छोटा करके दिखाओ। हाजी मस्तान जो पहले ही अपनी परेशानी की वजह से बहुत ज़्यादा अपसेट था, उसको लगा कि शायद जैना भाई को मेरे साथ कोई मजाक कर रही है या कोई खेल खेल रही है या मुझे चिढ़ा रही है, तो वो चिढ़ता भी रहा। और उसने एक दो दफ़ा उस जैना भाई को कहा भी कि मैं अपनी परेशानी के लिए तुम्हें मशवरा करने के लिए बुलाया और तुम मुझे इस तरह से मजाक कर रही हो। तो जैना भाई ने उसको कहा कि मैं तुम्हारे साथ भाई मजाक नहीं कर रही, मैं तुम्हारी परेशानी का हल ढूंढ रही हूँ और तुम्हारी परेशानी का हल इस जवाब में है कि इस लकीर को छोटा कैसे करोगे। तो हाजी मस्तान को समझ नहीं आई कि इसको छोटा कैसे करना है। तो खैर उसने कहा आपा आप ही बताएं कि ये कैसे होगा। उसने कहा कि अगर तुम इस लकीर को छोटा नहीं कर सकते तो इसके सामने एक बड़ी लकीर खींचो कि ये उसके सामने छोटी लगनी शुरू हो जाए और छोटी हो जाए। उसने कहा इसका क्या मतलब। उसने कहा चिलास तुम समझते हो कि उनसे अब तुम बूढ़े हो चुके हो, कमज़ोर हो चुके हो, को 18-20 साल तुमने हुकूमत की है बम्बई पे, दूसरे शहरों पे, लेकिन अब तुम समझते हो कि तुम अपनी प्रॉपर्टी उस गैंग से खाली नहीं करवा सकते। वो गैंग तुम्हारे मुकाबले में तगड़ा है, उनकी तादाद ज़्यादा है, तो इनके सामने को इससे बड़ा गैंग ला के खड़ा करो जो उनकी टक्कर का हो, टक्कर का नहीं बल्कि उनसे एक हाथ ऊपर ही हो। उसने कहा वो कैसे। तो उस दौर में दाऊद इब्राहिम, उसका भाई शब्बीर और दीगर दोस्त अहबाब, उसमें एक छोटा शकील हुआ करता था, छोटा राजन हुआ करता था, उनका एक तगड़ा गैंग था। अब इनकी मुखालफत हुआ करती थी एक पठान गैंग के साथ। इनके आपस में बहुत लड़ाई झगड़े चला करते थे, लड़ाई झगड़े, मार कुटाई, एक दूसरे को मारना, यहाँ तक कि एक दूसरे की जान भी लेते थे, मार भी देते थे लोगों को। उनके दरमियान बहुत झगड़ा चल रहा था। अब जैना भाई उसको कहती है कि ये पठान और दाऊद इब्राहिम इन दोनों की आपस में सुलह करवाएं। इनकी सुलह करवाएंगे तो और इन दोनों को इस्तेमाल करेंगे उनके खिलाफ। हाजी मस्तान ने कहा कि पठान गैंग वो करीम लाला के असर व रसूख में है, उसके कहने सुनने में है, उनको तो मैं एक टेबल पे ले आऊँगा, लेकिन दाऊद इब्राहिम को कौन लेकर आएगा। दाऊद इब्राहिम की जिम्मेदारी जैना भाई ने ले ली। उन्होंने कहा दाऊद को और उसके भाई को मैं देख लूँगी, तुम इनसे बात करो। खैर दाऊद इब्राहिम के बारे में जैना भाई ये बात करके तो आ गई। अब घर जब जैना भाई अपने आती है वापस, तो वादा तो वो दे आई हाजी मस्तान को, लेकिन दाऊद इब्राहिम को समझाएगा कौन। ये भी समझती थी कि वो बहुत ज़िद्दी, आखड़ और गुस्से वाले हैं। खैर अल्लाह की करनी कि उसका घर का दरवाज़ा नॉक होता है, दरवाज़ा खुलता है, पता लगता है कि बाहर दाऊद इब्राहिम आया है और कहता है मैंने मौसी से मिलना है। मौसी से मुलाकात होती है तो दाऊद इब्राहिम कहता है मौसी मैंने फला गैंग के हमीद चूहा, मेरा ख्याल कोई नाम का लड़का था, उनके साथ झगड़ा हुआ है, तो उसको इस कदर मारा है, इस कदर मारा है कि उसकी हालत बहुत ख़राब है और वो आईसीयू में ज़ेर इलाज है। अब उसका वालिद दाऊद इब्राहिम का, जो शुरू से ही उसकी बदमाशी और गलत कामों के ख़िलाफ़ था, इब्राहिम कास्कर, वो उसको ढूंढता फिरे कि उसने ये क्या काम किया है। दूसरा, दाऊद के कारनामे कुछ ऐसे हो गए थे कि बम्बई पुलिस भी उसके पीछे थी और इस कोशिश में थी कि वो उनके काबू आए। जैना भाई जिसका ताल्लुक पुलिस से भी था, दाऊद इब्राहिम के बड़े बुजुर्ग घर वाले उनके साथ भी था। जैना भाई क्या करती है, दाऊद इब्राहिम को रिलीफ दिलवाने के लिए पहले तो पुलिस से बात करती है, उनको ठंडा करती है, फिर दाऊद इब्राहिम के वालिद से बात करती है और उन्हें समझाती है कि अगर दाऊद उसको ना मारता, उसके साथ झगड़ा ना करता, तो आज दाऊद की मैयत को हम रो रहे होते। उसने अपना दिफा किया है। यही बात उसने पुलिस को भी समझाई, लेकिन पुलिस दाऊद के कारनामों को समझती थी, पुलिस वाले टल नहीं रहे थे। बहरहाल जैना बाई ने पुलिस वालों से कहा कि वो
दाऊद को ले आएगी, दाऊद उसकी बात मानता भी है, उसके कहने पर आ भी जाएगा, लेकिन आप लोगों को दाऊद के ख़िलाफ़ तमाम चार्जशीट जो है वो ख़त्म करना पड़ेगी। उसके लिए दाऊद आपको मुख्तलिफ गैंग्स के बारे में इंफॉर्मेशन भी देगा। किसी ना किसी तरीके से वो पुलिस वालों को समझाने के लिए राज़ी हो गई, उनको मना लिया और दाऊद का मामला भी निपटा दिया। अब जब दाऊद का ये मामला निमट गया तो उधर से हाजी मस्तान, जिसने अपनी जगह खाली करवानी थी, उस दौर में बड़ी कीमती प्रॉपर्टी थी, वो भी जहन में था। हाजी मस्तान का पैगाम आता है कि मैंने पठानों को एंगेज कर लिया है, उनको बुला लिया है मैंने, अब दाऊद का बताओ क्या करना है। फिर जैना भाई ने दाऊद से भी कमिटमेंट ली कि वो उसके साथ चल के बैठ के इस मामले को निपटाएगा और पठानों के साथ सुलह भी करेगा। खैर, जैना भाई ने हाजी मस्तान के घर पठान गैंग और दाऊद इब्राहिम इसके गैंग के तमाम लोगों को इकट्ठा किया। वहाँ पर एक टाइम ऐसा भी आया कि उनके दरमियान झगड़ा हो गया और असलहा भी निकाल लिया एक दूसरे के ख़िलाफ़, लेकिन जैना भाई ने मुदाखलत करके उन दोनों को समझाया, उनकी डांट डपट भी की और उन्हें बिठाकर उनके मामला तय करवाए और बाद अज़ां दोनों के दरमियान कुरान पाक पर सुलह करवाई और कहा कि दोनों मिलजुल कर एक दूसरे के साथ काम करेंगे। खैर, ऐसे और बहुत सी मिसालें हैं, बहुत से ऐसे काम हैं जो जैना भाई ने सर अंजाम दिए। जैना भाई ने वहाँ पर हुकूमत की, अंडरवर्ल्ड के डॉन्स पर हुकूमत की, कोई भी उसके आगे बोलता नहीं था। यही नहीं, खैर 25 से 30 साल जैना भाई ने इस अंडरवर्ल्ड में अपना नाम मुकाम बनाए रखा। उसके बाद एक चीज़ और अहम बात मैं बताऊं आपको कि जैना भाई ने वहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी के लिए भी बहुत काम किया। बाबरी मस्जिद के बारे में बताते हैं कि जब बाबरी मस्जिद शहीद की गई तो वहाँ पर हिंदू मुस्लिम फसादात भी होते रहे। जैना भाई ने वहाँ पर कुछ ऐसे ग्रुप बना रखे हुए थे कि जब कभी भी फसादात फूटते या फसादात की फिजा चलती तो वो ग्रुप दोनों कम्युनिटी के जो ज़िम्मेदार लोग थे उनके साथ जाके बात करते थे, उनको समझाते थे, उनको रोकते थे। इस किस्म के भी काम किरदार जो है वो अदा करती रही जैना भाई। तो जैना भाई ने अपने आखिरी अदवार में बहुत से सोशल काम भी शुरू कर दिए थे। लोगों की मदद, घर के बाहर बैठना, पंचायत लगानी, लोगों के छोटे मोटे मसाइल सुनने, चलते रहे। अब 1993 में जब मुंबई में बम ब्लास्ट होते हैं और उनका इल्ज़ाम दाऊद इब्राहिम पर आता है तो भारत का ये मौक़िफ़ है, इंडिया के लोग ये कहते हैं कि जैना भाई दाऊद इब्राहिम से बड़ी मोहब्बत किया करती थी, वो बिल्कुल उसके बच्चों की तरह था। लेकिन जब जैना भाई को ये पता लगा कि मुंबई ब्लास्ट में दाऊद इब्राहिम का नाम आ रहा है, वो उसमें मुलव्वस है, वो उसमें शामिल है, हालांकि दाऊद इब्राहिम की तरफ से उस वक्त डी कंपनी बन चुकी थी। डी कंपनी के तर्जुमान ने इस चीज़ की बरमला या बिल्कुल हर फोरम पे आकर तरदीद भी की थी कि डी कंपनी का या दाऊद इब्राहिम का इन ब्लास्ट से कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन जैना भाई को ये बहुत नागवार गुजरा, उसको बहुत सदमा हुआ। उसके बाद उसकी हालत ख़राब हो गई, वो कोमे में चली गई, हॉस्पिटल दाखिल रही और हॉस्पिटल जाने के बाद फिर उसको घर भिजवा दिया गया। लेकिन वो दोबारा वैसे काम नहीं कर सकी, वैसे लोगों के साथ घुल मिल नहीं सकी और कुछ अरसे बाद ही पता लगता है कि जैना भाई अपने घर में चारपाई पर ही दम तोड़ गई। दोस्तों, इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी और किसी ऐसी ही एक और रियल स्टोरी के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।